नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने भारतीय युग को पढ़ लिया। द्विवेदी युग की आज अंतिम क्लास होगी और आज की क्लास 22वीं क्लास होगी। इसके पहले 21 क्लास हो चुकी है आधुनिक काल की। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख पंक्तियां जो हैं, रचनाकार की जो पंक्तियां हैं वो उसको देखते हैं और द्विवेदी युग को समाप्त करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, द्विवेदी युग के रचनाकारों की महत्वपूर्ण पंक्तियां। हेडिंग क्या है? द्विवेदी युग के रचनाकारों की महत्वपूर्ण पंक्तियां। द्विवेदी युग के रचनाकारों द्विवेदी युग के रचनाकारों की महत्वपूर्ण पंक्तियां। महत्वपूर्ण पंक्तियां। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति। महावीर प्रसाद द्विवेदी। आइए सबसे पहले इनकी पंक्तियों को देखा जाए। तो इनकी पंक्ति में लिखी, कबींद्र कांते कवित्ते। कबींद्र कांते कवित्ते अहो कहाँ। अहो कहाँ। और ये किसकी पंक्ति होगी? ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति देखते हैं क्या है। तुम ही अन्नदाता भारत के। तुम ही अन्नदाता भारत के। अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज। सचमुच बैलराज महाराज। तीसरी पंक्ति लिखिए। तीसरी पंक्ति है, भैंसी भवानी के तब सेवा लागे। भैंसी भवानी के तब सेवा लागे। सेवा लागे करन पड़ौगा छूटी। करन पड़ौगा छूटी। ये तीसरी पंक्ति। ऐसे पंक्ति देकर के आपसे पूछा जाएगा कि ये किसकी पंक्ति है, तो आप लोग ऐसे एक एक लाइन नोट डाउन कर लीजिए। पूरी पंक्ति आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं चौथी पंक्ति। सारी प्रजा निपट दीन दुखी। सारी प्रजा निपट दीन दुखी। निपट दीन दुखी जहां है कर्तव्य न तुझको। जहां है कर्तव्य न तुझको।
न तुझको, कुछ वहां है, कुछ वहां है। इसके बाद इनका कथन है। कथन आप लोग लिख लीजिए, देख लीजिए क्या है इनका कथन। कथन किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य है। और ये किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। दूसरा कथन लिखिए, सादगी असलियत सादगी असलियत और जोश का नाम कविता है। कविता है। ये दोनों कथन किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए आप लोग, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये भी कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप नीचे नाम लिख लीजिए, इससे आप जितनी बार पढ़ेंगे, नाम भी पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि ये कथन किसका है। आइए दोस्तों, एक बार इसको हम लोग दोहरा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम दूसरे रचनाकार की पंक्तियों को। पहले हमने किसको देखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां देखी। पहली पंक्ति क्या था? कबींद्र कांते कवित्ते अहो कहा, ये इनकी पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, ये इनकी दूसरी पंक्ति थी। तीसरी पंक्ति है, भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करण पड़ोगा छूटी। चौथी पंक्ति, सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहां है कर्तव्य न तुझको कुछ वहां है, ये इनकी चौथी पंक्ति थी। उनके दो कथन है महत्वपूर्ण, जिनको हमने देखा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन किसका है? अगर ऐसे करके पूछा जाए तो आप किसका बताएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सादगी असलियत और जोश का नाम कविता है, ये कथन भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा दोस्तों। आइए देखते हैं अब दूसरे कवि। कवियों की रचनाओं के बारे में हमने देख लिया है, विशेष तत्व को भी देख लिया है, इनकी पंक्ति को हम एक जगह कर रहे हैं और रचनाकारों की पंक्तियों को हम देख रहे हैं। तो दूसरे रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, ये दूसरे रचनाकार हैं। आइए इनकी पंक्तियों को देखा जाए। भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव, प्राकृतिक का पूर्ण लीला, प्राकृतिक का
पूर्ण लीला स्थल कहाँ है? स्थल कहाँ है? भूलोक का गौरव प्राकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ है? फैला मनोहर गिर हिमालय, फैला मनोहर गिर हिमालय, फैला मनोहर गिर हिमालय। और गंगा जल कहाँ? और गंगा जल जहाँ, और गंगा जल जहाँ। और ये पंक्ति किसमें से ली गई है? ये पंक्ति ली गई है भारत भारती से, तो आप इसको लिख लीजिए भारत भारती। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ली गई है, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती से ली गई है। पंक्ति क्या है? भूलोक का गौरव प्राकृत का पूर्ण लीला स्थल कहाँ है? फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ है। दूसरी पंक्ति लिखिए, हम कौन थे क्या हो गए। ये थी पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। हम कौन थे, हम कौन थे क्या हो गए, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी, और क्या होंगे अभी, और क्या होंगे अभी। आओ बिचारे आज मिलकर, आओ बिचारे आज मिलकर, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये समस्याएं सभी। और ये किस में से है? ये भी भारत भारती से ली गई, भारत भारती। इसके बाद तीसरी पंक्ति लिखिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश की, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। और ये पंक्ति भी किससे ली गई है? ये पंक्ति भी भारत भारती से ली गई है। इसके बाद नंबर 4, छत्री सुनो अब तो, छत्री सुनो अब तो, छत्री सुनो अब तो, अब तो कुयस की कलिमा मीट दो,
कुयस की कालिमा मेट दो। क्षत्रिय सुनो अब तो, कुयस की कालिमा मेट दो। ये भी किससे है? भारत भारती से है। तो ये भी आप लोग भारत भारती लिख लीजिए, भारत भारती। उसके बाद पांचवी पंक्ति है निलंबर परिधान। ये पंक्ति हमने आपको पहले भी लिखवा दी है। नीलंबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। हरित पट पर सुंदर है। और ये पूछ लीजिए किससे है? तो ये भी भारत भारती से है। किससे है? भारत भारती। इसके बाद दोनों ओर प्रेम पलता है, साकेत से ली गई। 6 नंबर पर दोनों ओर प्रेम पलता है, यह किससे ली गई है? साकेत से ली गई है। साकेत से। हम किसकी पंक्तियां देख रहे हैं? हम देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां। भूलोक का गौरव प्राकृत का पूर्ण लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ है। नंबर 2, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारत भारती से ली गई है। 3 नंबर केवल रचनाओं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। तीसरी पंक्ति है, ये भी भारत भारती से ली गई है। चौथी पंक्ति क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कलिमा मेट दो, ये भी भारत भारती से ली गई है। 5 नंबर पे हमने कौन सी पंक्ति देखी? नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, किस रचना से ली गई है? भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती से ली गई है। दोनों ओर प्रेम पलता है, साकेत से ली गई है। आइए बढ़ते हैं और आगे। अगली पंक्ति है अबला के भय से भाग गए। 7 नंबर पर अबला के भय से भाग गए, वे उनसे भी दुर्बल निकले। वे उनसे भी दुर्बल निकले, से भी दुर्बल निकले। अबला के भय से भाग गए, वो उनसे भी दुर्बल निकले। नारी निकले तो असती है, नारी निकले तो आसती है, मतलब उसके पास कोई सतीत्व नहीं बचा। नर यति कहाँ कर चल निकले, नर यति कहाँ कर चल निकले। और ये पंक्ति है विष्णु प्रिया से ली गई है।
विष्णु प्रिया। सात नंबर पर, 8 नंबर पर लिखिए, निरख सखी ये खंजन आए। निरख सखी ये खंजन आए। आए। उसके बाद संदेश नहीं मैं स्वर्ग का लाया। 9 नंबर पर, संदेश नहीं मैं स्वर्ग का लाया। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया। आप ये पूरी लिख लीजिए, नहीं तो पता लगा। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया। ये 9 10 नंबर पर लिखिए, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या। नहीं हो क्या। उसके बाद 11 नंबर पर लिखिए, वेदने तू भी भली बनी। वेदने तू भी वेदने तू भी भली बनी। भली बनी। और ये 8 नंबर से 11 नंबर तक ये सारी पंक्ति किससे है, साकेत से है। कौन कौन सी, निरख सखी ये खंजन आए, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, वेद ने तू भी भली बनी। ये चारों के चारों पंक्तियां किससे ली गई हैं, साकेत से ली गई हैं दोस्तों। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये किससे है, साकेत। इतना कर लीजिए, फिर देखते हैं यशोधरा की पंक्ति। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लिया जाए। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों को देख रहे हैं हम। सबसे पहले किसको देखे, भारत भारती। उसके बाद हमने 4-5 पंक्तियां साकेत की भी देखी। तो जो पंक्तियां इस समय ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर हैं, आइए हम उनको देखते हैं। अबला के भय से भाग गए वो, उनसे भी दुर्बल निकले, नारी निकले तो असती है, नरियत कहाँ कर चल निकले। उसके बाद 8 नंबर पर हमने देखा, निरख सखी ये खंजन आए। 9 नंबर पर, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया। 10 नंबर, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, वेद ने तू भी भली बनी। आइए देखते हैं हम आगे की पंक्तियां। यशोधरा, अब देखेंगे यशोधरा की पंक्ति। मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से जो पंक्ति है उसको देखते हैं। तो लिखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। यही कहानी। आंचल में है दूध, आंचल में है दूध, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, और आंखों में है पानी। है पानी। प्रीतम को प्राणों के पड़ में, 2 नंबर पर, प्रीतम को प्राणों के पड़ में हमें भेज देती हैं रण में। हमें भेज हमें भेज देती हैं रण में। क्षत्रिय धर्म के नाते सखी मुझसे कह के जाती। क्षत्रिय धर्म के नाते सखी वो मुझसे कह कर जाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। इतनी सी समझ नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी। इतनी सी समझ नहीं रखती, इतनी सी समझ नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी। क्या अर्धांगिनी तुम्हारी। एक नहीं दो दो मात्राएं, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। नर से भारी नारी, ये किससे हैं? ये पंक्तियां हैं यशोधरा से। यशोधरा से हमने 3 पंक्तियां देखी। कौन कौन? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। दोस्तों, पंक्तियां याद करने से केवल काम नहीं चलेगा कि आप लोगों ने पंक्तियों को पढ़ लिया और ये समझ लिया कि किसकी पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां। इसके साथ साथ आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ली गई है। कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इतनी सी समझ नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी, एक नहीं दो दो मात्राओं, नर से भारी नारी नामक मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नामक पंक्ति किस रचना से ली गई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए कि हमको जो पढ़ना है एकदम सटीक पढ़ना है।
और उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। जो भी पढ़ना है एकदम अच्छे से गहनता के साथ पढ़ना है। तो ये यशोधरा की पंक्ति थी। आइए अब देखते हैं पंचवटी की पंक्तियां जो पंचवटी से ली गई हैं, उनको देखते हैं। चलो, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं पंचवटी की पंक्ति, अगले पेज पे देखेंगे। पंचवटी से जो ली गई हैं उनको देखते हैं। चारुचंद की चंचल किरणें, ये किससे ली गई हैं? पंचवटी से। चारुचंद्र की चंचल किरणें की चंचल किरणें चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। खेल रही थी जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी। स्वच्छ चांदनी स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी। बिछी हुई थी। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। अवनी और अंबर तल में। दूसरी पंक्ति लिखी। पहली पंक्ति क्या है? चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। आइए देखते हैं दूसरी पंक्ति। रात बीतने पर है। रात बीतने पर है। अब तो मीठे बोल बोल दो तुम। अब तो मीठे अब तो मीठे बोल बोल दो तुम। बोल बोल दो तुम। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर। हृदय कपाट खोल दो तुम। हृदय कपाट खोल दो तुम। दूसरी पंक्ति क्या है? रात बीतने पर है अब तो मीठे बोल बोल दो तुम। प्रेम अतिथि, प्रेम अतिथि, ये था से थन है। प्रेमातिथि है खड़ा द्वार पर। हृदय कपाट खोल दो तुम। प्रेम और अतिथि दोनों का संधि विच्छेद कर दिया गया है, वो संधि कर दी गई है और ये हो गया क्या? प्रेमातिथि। वह मुख देख पांडुसा। वह मुख देख पांडुसा
पढ़कर गया चंद्र, पढ़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। वह मुख देख पांडुसा पढ़कर गया पश्चिम, पढ़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर। मैथिली शरण गुप्त जी की अंतिम पंक्तियां कौन थी? अगर आप देखना चाहते हैं तो आइए उसको भी देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन की अंतिम पंक्तियां कौन थी? मैथिली शरण गुप्त के जीवन की अंतिम पंक्ति कौन सी थी? आइए इसको लिखते हैं। प्राण न पागल हो तुम यूं, प्राण न पागल, प्राण न पागल हो तुम यूं, भटको न अहो, भटको न अहो। अब और यहां, अब और यहां, प्राण न पागल हो तुम यूं, भटको न अहो। अब और यहां, ऊपर को निरखो अब तो, ऊपर, ऊपर को निरखो अब तो, निरखो अब तो। चलो मिलता है चिरमेल जहां, चलो मिलता है चिर मेल जहां। मतलब कि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि अब यहां आप परेशान मत होइए, यहां भटकिए मत, ऊपर की ओर चलिए जहां पर अंत समय में सबको जाना होता है। तो अंतिम पंक्ति क्या है? प्राण न पागल हो तुम यूं, भटको न अहो। अब और यहां, ऊपर को निकरो अब तो, चलो मिलता है चिरमेल जहां। मैथिली शरण गुप्त की इतनी पंक्तियां पर्याप्त हैं। दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लिया जाए। पंचवटी से हमने देखा चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबरतल में। रात बीतने पर है, रात बीतने पर है, यहां पर है होना चाहिए, रात बीतने पर है। अब तो मीठे बोल बोल दो तुम, प्रेमातिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। वह मुख देख पांडुसा पकड़ कर गया चंद्र पश्चिम की ओर। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त के जीवन की अंतिम पंक्ति को हमने देखा। प्राण न पागल हो तुम यूं, मतलब हे मेरे अंदर जो आत्मा है, तुम यहाँ पर अब पागल मत बन, भटको ना यहाँ। अब इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है। ऊपर को निखरो अब, मतलब अब ये शरीर छोड़ करके ऊपर की ओर चलो, निकलो। और कहाँ पे चलना है? चिरमेल, जहां पर इस आत्मा
का परमात्मा के साथ मेल हो जाता है, उसी ओर बढ़ते हैं। तो मछली शरण की सारी पंक्तियां हमने देख ली हैं जो महत्वपूर्ण थी। आइए दोस्तों देखते हैं नाथूराम शंकर की पंक्तियां, जिनकी भी पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछी गई हैं। इनकी भी पंक्तियों को हम लोग देख सकते हैं। आपसे अर्थ नहीं पूछा जाएगा, न तो मैं अर्थ बताने का प्रयास भी कर रहा हूं आपको। अगले रचनाकार का नाम नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर। इनकी पंक्ति कौन सी है? देशभक्त वीरों, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान, प्राणों का बलिदान, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, देश की वेदी पर करना होगा। तज पीतांबर कंबल काला, ये पहली थी। तज पीतांबर कंबल काला, गोरे गान पड़ो ब्रजराज, गोरे बनो ब्रजराज। उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, इनकी कौन सी पंक्तियां हैं? गंध विहीन फूल हैं जैसे, गंध विहीन गंध विहीन फूल हैं जैसे, चंद्र चंद्रिकाहीन, चंद्र चंद्रिका हीन। यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन, प्रेम विहीन, प्रेम विहीन। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र विहीन, जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। ये पहली पंक्ति थी राम नरेश त्रिपाठी की। ये दूसरी पंक्ति लिखिए।
पराधीन रहकर अपना सुख, पराधीन रहकर अपना सुख, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, शोक न कह सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र नहीं है तो अपना सुख और शोक किसी से कह नहीं सकता है। यह अपमान जगत में, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, केवल पशु ही सह सकता है। केवल पशु ही सह सकता है। आइए एक पंक्ति भी रामनरेश त्रिपाठी की और देख ली जाए। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, स्वर्ग प्रेम है। प्रेम असंग अशोक, प्रेम असंग अशोक। ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है। ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है। प्रेम हृदय आलोक, प्रेम हृदय आलोक। रामनरेश त्रिपाठी की हमने 3 पंक्तियां देखी। कौन कौन सी? गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन जैसे, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न सह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। उसके बाद प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंग अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। तो दोस्तों द्विवेदी युग की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब आज हम लोगों ने द्विवेदी युग को पूर्ण कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे छायावाद की तरफ। हम लोगों ने आधुनिक युग में क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने फोर्ट विलियम कॉलेज को देख लिया, हमने नागरिक प्रचारणी सभा को देख लिया, हमने सरस्वती को देख लिया, खड़ी बोली को देख लिया, भारतीय युग देख लिया और हमने द्विवेदी युग को भी देख लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे छायावाद की तरफ। और छायावाद में हमारे 4 जो धुरंधर हैं उनको बहुत डीपली पढ़ेंगे और वो छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं और चारों स्तंभ छायावाद में हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत को भी हम छायावाद के अंतर्गत पढ़ेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से।
महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी, ये छायावाद के स्तंभ है। और इस चारों स्तंभ को बहुत बारीकता के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास द्विवेदी युग समाप्त हो रहा है, तो यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में और देखते हैं छायावाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।